cuts to bleed India to death। और आप कश्मीर होने के तहत तो बहुत बखूबी जानते हैं कि पहले जैसे कश्मीर से एक छोटी-सी माइनॉरिटी हिंदुओं की थी, उसको पहले निष्कासित किया, एथनिक क्लींजिंग वहाँ की। फिर कैसे राजौरी, पुंछ, डोडा करते-करते मुस्लिम मेजॉरिटी अब जम्मू तक पहुँचने के कगार पे है। जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस हुआ करती थी, वो आज डेमोग्राफिक उसकी इन्वेजन के है। उन्होंने काफ़ी हद तक उसका कैरेक्टर बदल दिया जम्मू प्रोविंस का भी और जम्मू सिटी का भी, जो एक टेम्पल की, मंदिरों की नगरी होती, ताज मस्जिदों की नगरी। एक तो वो आप देखिए दिल्ली में भी कितने मिनी पाकिस्तान है और बंगाल में, केरल में, आंध्रा में, यूपी में, हर जगह। अभी सवाल ये है कि उनका एजेंडा साफ है एंड आर वर्किंग टू इट सिस्टमैटिकली एवरी सिंगल डे। वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। और हमारी पॉलिटिक्स को, भारत की पॉलिटिक्स को भी नचा रहे हैं हर वक़्त। वो डिसाइड करते हैं हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ भी क्या स्टैंड लेंगी। सरकार क्या कर पाए या न कर पाए, ये वो डिसाइड करते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे उनके जो मिनी पाकिस्तान हैं, उनके एजेंट्स हैं और उनके हायरिंग्स हैं, वो हर वक़्त बवाल मचा रहे हैं। दूसरी ओर किसी ज़माने में भारत के एजेंडे की बात होती थी अखंड भारत। ये बहुत बचपन में हम शब्द सुनते थे और फिर वो बिल्कुल विलीन हो गया पॉलिटिकल वोकैब्युलरी से। फिर अभी हिंदू राष्ट्र की बात हाल ही में शुरू हुई है दोबारा से और उसके ऊपर आपने देखा कितना बवाल मचा देते हैं। जैसे कोई हम फासिस्ट स्टेट बनाने जा रहे हैं, यानी इस्लामो फासिस्ट, जिनके बहुत से दर्जनों मुल्क हैं जहाँ पे किसी को जीने का, सांस लेने का अधिकार नहीं है। वो हमें हिंदू राष्ट्र शब्द से इतना डरा दे रहे हैं, जैसे हमने कोई हिटलरवादी यहाँ पे रेजिम तैयार करने का प्लान बनाया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट शुड बी भारत का एजेंडा है भी कि नहीं? भारत सरकार का और भारत के लोगों का? धन्यवाद मानुष जी इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। भारत का एजेंडा सबसे पहले भारत को स्वयं समझना होगा और वो इतिहास से सीख समझना होगा। मुझे लगता है हम अगर बार बार कटे और बार बार घटे हमारे टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई पड़ते हैं, तो उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कंपेयरिंग अंडरलाइंग रीजन, एक अंतर्निहित तथ्य, एक सच ये है कि वहां हिंदू डेमोग्राफी को कोलैप्स किया गया, हमारी संख्या को घटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये समझ बहुत मुश्किल नहीं है कि पैदा हो, अगर आप आंख खोलकर और दिमाग खोलकर इसे देखना चाहें, समझना चाहें। तो जहां जहां हिंदू बचा रहा, वहां वहां गुंजाइश रही, वहां वहां भारत जिंदा रहा, जीवित रहा, अपनी संस्कृति में, अपनी आस्था में, अपनी परंपरा में, अपनी वेशभूषा में, अपने खान पान में, अपनी वैल्यूज में, अपनी विश्व दृष्टि में, अपने वर्ल्ड व्यू में। तो एक बड़ा कारण, एक बड़ा फैक्टर जो जिसे आप पार्टीशन के नाम से जानते हैं, वो ये रहा कि हम भारत को किसी तरह टुकड़ों में काटें, घटाएं। ये एक बात मानने वाली होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए, लेकिन इसे हम मानकर समझकर राजी नहीं हैं। हमारे पूरे डिस्कोर्स में, चाहे वो सिक्योरिटी का डिस्कोर्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का डिस्कोर्स हो, डेमोग्राफी शब्द उपलब्ध नहीं है, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। उसके बारे में बात करना मानो कोई अपराध करना है। हमारे सेक्युलरिज्म का तकाजा ये है कि जिस डेमोग्राफी के कोलैप्स के कारण, जिस जनसंख्या के कटने और घटने के कारण हम बढ़ते चले गए, सिकुड़ते चले गए, मरते चले गए, आप उसकी चर्चा नहीं कर सके। ये मर्यादा हमने, ये बेड़ियां हमने अपने दिमाग पर थोप दी हैं। और इसी का एक कारण है, देखिए पाकिस्तान भी क्यों बना, उसका जो रैशनल था, उसका जो औचित्य था, वो ये था कि साहब जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुतायत में है, बहुमत में है, वो हिस्सा देश से अलग हुआ। इसीलिए पंजाब, सिंध, फ्रंटियर प्रोविंस और पूर्वी बंगाल का हिस्सा देश से काट दिया है, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया। हमें भी आज अगर कश्मीर में चुनौती है, तो सशस्त्र विद्रोह का पहला लक्ष्य था कि वहां से हिंदू आबादी को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए, केवल अल्पमत में भी न रहने दिया जाए, रहे ही ना। क्योंकि जहां जहां हिंदू है, वहां वहां भारत का नाम लेवा बिना शर्तों के
वो कीमत चुका करके है। तो आप आबादी को नष्ट कर दें, उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दें, उनका संहार करें। और ये पाकिस्तान बनने तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू संहार की गति और तेज की गई, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। अफगानिस्तान में भी ये हुआ। अब आप सोचिए, तालिबान आने के बाद वहां पर सिख और हिंदू हजार नहीं सैकड़ों की संख्या में रह गए थे, केवल मुट्ठी भर रह गए थे, ढूंढने पर नहीं मिलते थे। उनका भी जीना दूर कर दिया गया। उन्हें भी अपने ग्रंथ साहब नंगे पांव जपते मुंह सर पर रखकर कोई निरापद स्थान ढूंढना पड़ा, भारत लाया गया उन्हें। तो जब आप भारत को न केवल नष्ट करते हैं, काटते हैं, घटाते हैं, बल्कि उसके अवशेष तक नहीं रहने देते, उसका नाम निशान तक नहीं रहने देते, तब स्थिति पैदा होती है कि लोग फिर इसको इतिहास भी नहीं समझते, सोचते हैं कि ये कोई मिथ है, हम कुछ कपोलकल्पित बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कभी भारत था। यही स्थिति इस वक्त उस पेशावर की है, उस बलूचिस्तान की है, जहां हमारी शक्तिपीठ है, हिंगलज माता है। आज की पीढ़ी को आप कहें कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा था, वो ऐसे आप शक्ल देखेंगे जैसे आप पता नहीं कौन सी बड़ी बात कर दी, इतनी दूर की कौड़ी लेके आए हैं। और ये अभी 70 साल पुरानी बात है, इसको सजा नहीं हुई है। लेकिन हमारे डिस्कोर्स में, हमारे विमर्श में, हमारे चिंतन में, हमारे अध्यापन में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे मीडिया में, हमारे एकेडेमिया में इस बात के ऊपर मुंह पर ताले हैं। इस पर मुंह खोलना, सवाल पूछना गाली समझा जाता है। तो ये हमने अपना हल कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमारा काउंटर एजेंडा क्या है? हम पर दूसरा एजेंडा लाद दिया गया है। हम पाकिस्तान के एजेंडे के रैशनल्स ढूंढ रहे हैं। आज भी हमारे अपने भीतर टू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिकली, pragmatically, as win-win solution, as way forward, इस तरह बतलाया जाता है कि चलिए ले दे के सपा मुकाइए, टकरा खत्म कीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए, शांति खरीदिए। तो वे लिटरली पेइंग रैंसम, फिरौती अदा कर रहे हैं कुछ दिन और इस संघर्ष को टालने की। काउंटर एजेंडा और काउंटर नैरेटिव तो बात छोड़ दीजिए, हमारा नेतृत्व, हमारी नीति, हमारा सत्ता प्रतिष्ठान आज भी हमें बहला रहा है कि हम सब एक ही है, कि हमारे पूर्वज भी एक ही थे और उन लोगों ने सिर्फ पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले हैं। देखिए, हमें एक अपना एजेंडा, अपना नैरेटिव गढ़ने की जगह हमें एक दूसरी दिशा में धकेला जा रहा है। तो हमारी जो राशि है, हमारी जो विडंबना है, वो विलक्षण है। आप ये बात स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, इस समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी भटकाव में है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। वो आज ये कहता नहीं था कि a strong, stable, prosperous Pakistan is in our interest। आज भी हमारी घोषित नीति है, जिस पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा भारत को तोड़ना, काटना है, उस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी हम अपनी इंटरेस्ट में, अपने हित में देख रहे हैं। हम इस आखंड में जी रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ हमारे दर्शकों ने सवाल उठाया कि अगला शो कैसे काम करेगा, 7:30 बजे उसका टाइम होता है। मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि आज 7:30 हमने अनाउंस किया था सोनल मानसिंह के साथ एक शो, परंतु उनकी तबीयत एकाएक खराब हुई, मुझे बदलना पड़ा। वो प्रोग्राम आज 7:30 का प्रोग्राम नहीं है, उसके एवज में सुशील पंडित जी हमारे साथ। ये जो एक कांस्टेंट थीम हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें एजेंडा अपना कैसे बनना है। और सुशील, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम पे तो थोपा गया है उनका एजेंडा, वही आज भी नैरेटिव तय कर रहे हैं। हमारी सरकारें और भी टिमिड होती आ रही है। और दूसरा एक और बड़ा अहम मुद्दा है कि जैसा आपने कहा, एक तरफ हिंदू संहार बढ़ा 1947 के बाद, कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जहाँ अच्छी खासी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की 1971 तक भी, और वो सिकुड़ जा रही है। वो के साथ एक और बड़ी जरूरी हमें खतरे की घंटी जो बजे जा रही है, जिसका हम संज्ञान नहीं ले रहे, वो ये कि जो कन्वर्जन है हिंदुस्तान के अंदर, जो मिनी पाकिस्तान और मिनी क्रिश्चियनडम बना रही हैं, वो जिस तेजी से बढ़ रही है 47 बाद। उदाहरण लीजिए, 150-200 साल का ब्रिटिश राज रहा हिंदुस्तान में, और उसके बावजूद यहाँ 1-2% क्रिश्चियंस बन पाए।
उनकी हुकूमत के चलने के बावजूद 1947 के बाद आप देखिए हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में 3-4 राज्य हैं, क्रिश्चियन मेजॉरिटी बन गए। वहाँ रूट मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की, और ये सब 47 के बाद हुआ। नागालैंड में भी टर्न ऑफ द सेंचुरी शायद 2% क्रिश्चियन थे, आज 98% 98% और वहाँ नॉन क्रिश्चियन का रहना दूभर हो गया। इसी किस्म से मिजोरम में, मेघालय। अब ये जो प्रोसेस चला है, इसके ऊपर तो और भी कम नजर डालिए इस्लाम की कन्वर्जन्स और क्रिश्चियनिटी की कन्वर्जन्स। ये जो देश के अंदर देश को साबोटाज, देश को टुकड़े-टुकड़े करने की जो उनकी खुली मंशा है, इसके लिए भी क्या कोई हमारे सरकार के पास थोड़ी भी अवेयरनेस है? नहीं मधु जी, इसे होने दिया जाता रहा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई और ऐसा देश है, थर्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिकली वल्नरेबल देश, जहां पर गरीबी को एक्सप्लॉइट करके उसका दोहन करके आमंत्रित किया जाता है कि आइए इनका धर्मांतरण कीजिए, आइए हमारे अशिक्षित इलाकों में जो जनजातीय लोग हैं उनकी अनभिज्ञता का, उनके भोलेपन का, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाइए और उन्हें धर्मांतरित कीजिए। दुनिया में शायद हमारा इकलौता ऐसा देश है जो संविधान बनाकर इसी गुंजाइश पैदा कर रहा है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने इसे अपनी पंथ निरपेक्षता का, अपनी आप कह सकते हैं कि एक भेदभाव रहित व्यवस्था का सर्टिफिकेट बन लिया, और हमने भर भर के मिशनरीज को यहाँ आने दिया और दे हार्वेस्टेड सोल्स। दुनिया में और कहां पर इस तरह के काम के लिए भारत रत्न दिया गया हो किसी को, जैसा हाई सिविलियन और हमने दिया, जो गरीब, मजबूर, बेसहारा, अनाथ बच्चों को बेचे केवल और केवल गोद लेने के नाम पर, और उनका बपतिस्मा कराए क्योंकि आपने उन्हें गली से उठाकर नहा धोकर खिला पिलाकर पढ़ा दिया है, इसलिए ताकि आप उनकी धर्मांतरण कर सकें इन द नेम ऑफ हार्वेस्टिंग सोल्स। और इसे आप इंडस्ट्रियल स्केल करें और इसको पूरी व्यवस्था न केवल अनुमति दे, इसका अनुमोदन करे, बल्कि इसको सेलिब्रेट दे, इसको पारितोषिक दे, इसको रिवॉर्ड दे। ये विकृति केवल हमारे यहाँ आई है, व्यवस्थागत है। तो किस मुंह से आप सुदूर उत्तर पूर्व में इस पर रोक लगाते, इस पर चिंता व्यक्त करते? ये काम हमारे यहाँ धड़ल्ले से हुआ, और इसके लिए सदर्न बैप्टिस्ट चर्च अमेरिका से करोड़ डॉलर्स आते थे, मिशनरीज आते थे। ये ऐसे ही नहीं हुआ। आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। प्रिय संगम हमारे एक बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुए, मेघालय से आए थे, लोकसभा के स्पीकर भी हुए। तो एक बार मेरी उनसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम PA में क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा P स्टैंड्स फॉर पूर्णो, पूर्णो ए संगमा। मैंने कहा पूर्णो, ये तो संस्कृत का शब्द है। उन्होंने कहा हाँ, मेरा जन्म पूर्णमासी को हुआ था, इसलिए मेरा नाम पूर्णो है। मैंने कहा ईसाई है? कि हाँ ईसाई हूं। वो रामकृष्ण मिशन स्कूल पढ़े, उस रामकृष्ण मिशन स्कूल को 100 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, जब वो वहां स्थापित किया गया रामकृष्ण मिशन द्वारा, तब वहां ईसाइयत मुश्किल से 15% थी, आज 85% से ज्यादा है। वो एकमात्र स्कूल था। आज के आसपास मिशनरी स्कूल खड़े हो गए हैं और रामकृष्ण मिशन स्कूल का जीना उभर किए हुए हैं। तो उस क्षेत्र का ईसाईकरण गत 100 वर्षों में हुआ है, इसमें 70 वर्ष आजादी है। तो ये हमने कुल्हाड़ी अपने पांव पर खुद चलाई है, खुशी से चलाई है। और वहां का इंसर्जेंसी जो है वो कभी चर्च को निशाना नहीं बनता, चर्च बेस्ड है। बिल्कुल। और वही चर्च है। हाँ, तो चर्च और इंसर्जेंसी का जो लिंक है, जो नेक्सस है, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी है, वो झारखंड में भी है। अब पंजाब और हरियाणा में भी आ रहा है। ये जो सिंघू बॉर्डर का जो सारा हादसा हुआ, इसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल रहा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। वो अपने नए कन्वर्ट को पगड़ी लगा के भेज रहे थे। कहीं वहां पे चर्चेस का जो अग्रेसिव पार्टिसिपेशन रहा, जो नए कन्वर्ट हैं उनको लाया था। पगड़ी पहना तो सारे सिख बजाते, और हमारे SGPC वाले, अकाली दल वाले तो सोए हुए हैं या बिके हुए हैं या क्या किए उन्होंने। तो उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं किया। तेजी से ऐसी स्थिति बन रही है पंजाब में भी, हरियाणा में भी। तो अनफिनिश्ड एजेंडा और पार्टीशन पार्ट 2 पर ही लौटे कि कश्मीर उसका लो हैंगिंग फ्रूट था। वो पाकिस्तान के लिए आज भी एक डेमोग्राफिक इन्वेजन उसका इंस्ट्रूमेंट था, और डेमोग्राफी के सहारे ही ये एजेंडा आगे चल रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई लीगल केस नहीं है, कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हिस्टोरिकल क्लेम नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान का एकमात्र क्लेम यह है कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी ज्योग्राफी है। यही है उनका एकमात्र क्लेम, मधु जी। और
1993 में जब पाकिस्तान ने भारत को यूएनएचआरसी में घसीटा था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तब उन्होंने कहा था कि भारत ने कश्मीर पर बहुत से जुल्म किए हैं, फौज तैनात करके वहां पर मानवाधिकार का हनन किया है। तो पाकिस्तान ने ओआईसी को इकट्ठा करके एक कंसेंसस से रेजोल्यूशन मूव किया। ओआईसी का रेजोल्यूशन था कि भारत को सेंक्शन किया जाए फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन कश्मीर। ये 1993 की बात है। अब पनू कश्मीर का एक डेलीगेशन डॉक्टर अजय संघू के नेतृत्व में जेनीवा गया। वहां पर हमने कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए अन्याय, हत्याकांड और नरसंहार की पूरी विस्तार के साथ, तफसील के साथ एक प्रेजेंटेशन दी। इवेंट्स, फोटोग्राफ्स, विक्टिम्स, परपेट्रेटर्स, डेट, टाइम, लोकेशन, इस सब की बहुत विस्तृत जानकारी के साथ कुल मिलाकर बात कही गई और ये एस्टैब्लिश की गई कि अगर वहां पर किसी के मानवाधिकारों का हनन हुआ है, कोई जेनोसाइड हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, तो वो वहां के हिंदू समुदाय का हुआ है, जिसका एक्सेल किया गया है वायलेंटली वहां से। तो इस पर पाकिस्तान का ये आग्रह था कि देखिए साहब, कश्मीर पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, इसलिए वहां ये सब तो होता रहेगा। तो टीएन कॉल उस वक्त भारत के एक बहुत जाने माने डिप्लोमेट थे जो डेलीगेशन में थे। उन्होंने जो कहा वो अप्रत्याशित था। इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, इंडियन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ऐसा कह पाना भी मैं सोचता हूं कि एक ब्लास्फेमी से कम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा और इसका एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टीशन का आधार था टू नेशन थ्योरी, जो कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें दो अलग अलग देश बनने हैं। पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ यही आधार था। उन्होंने कहा तो फिर कायदे से there should have been a transfer of population. If partition was inevitable and necessary, then the logical progression of this argument is transfer of population along with partition of territory. तो कर लें, should this be our unfinished agenda? हाँ, तो टीएन पॉल ने कहा हम कश्मीर देंगे, तो क्या आप इस देश के 14 करोड़ मुसलमानों को रेलों में भर कर पाकिस्तान में स्वीकार करोगे? ये पूरा उन्होंने। और तब पाकिस्तान ने चुप सा ली, सांप सूंघ गया। ईरान को बात समझ में आ गई। ईरान ने उस यूनानिमस रेजोल्यूशन से अपना समर्थन वापस ले लिया और यूएनएचआरसी में वो केस गिर गया। इंडिया सेव्ड द डे। लेकिन ये दो टुक बात करने से हुआ, ये लीपावती करने से, पार्ट करने से नहीं हुआ। जो अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन कहते हैं और रट लगाते हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन भी पार्टीशन के साथ हो। तो होना चाहिए कि नहीं? आई वांट टू नो। ये तो अम्बेडकर साहब ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का भी ये बहुत स्पष्ट मत था। क्योंकि जब तक देश को आप पार्टीशन के भूत से डालते रहेंगे और उसके अनफिनिश्ड एजेंडा से घुकाते और धकाते रहेंगे, तब तक इस देश को गुलामी भाव से और अपराध भाव से निकलकर और इस पाखंड से बाहर आकर के ये कहना पड़ेगा कि इस देश के लिए पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा ट्रांसफर पॉपुलेशन है। जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ सरकार माने न माने, जैसे सरकार ने थोड़ा माना था आजादी चाहिए, जब तिलक ने अनाउंस किया स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो अनफिनिश्ड एजेंडा अगर मुझे और आपको मैनिफेस्टो बनाना हो भारत का, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, तो would you not put this top of your list? I would. Unfinished agenda, complete and total transfer of population. Would you? हाँ, I mean, where's the doubt? Where is the doubt? This was a blunder committed by our forefathers in 40s and 50s. हमने उसके बाद इस ब्लंडर को लेजिटिमाइज करने के लिए हमने तो नेहरू याक पैक्ट तक कर लिया, जिसमें माइनॉरिटीज को एक दूसरे स्टेट के सामने हॉस्टेज रखा और कहा कि जो हिंदू सिख पाकिस्तान में है वो इस बात की गारंटी है कि हिंदुस्तान मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा। आप समझिए क्या हमें पाप किए? नहीं, हमने तो सर उठा के रखा सर आंखों पे। उन्होंने वो किए। वी पार्ट द डील। हमारे पास 8-8.5% रह गए थे, आज 15% से ज्यादा है। वहां पर ढूंढने को नहीं मिलते, 1.5% भी नहीं बचे हैं। So one would say let's define what you and I can agree on. और हमें पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाना है। एक तो complete and total transfer of population. Complete and total transfer of population. That's number one. और क्या होना चाहिए? देश को मुझे 2 कदम उसे भी और आगे जाना है। जी।
हम पार्टीशन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना चाहिए। हमें उनसे कहना चाहिए कि हमारे पास 200 साल यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट आए और जब वो गए तो अपना सारा सामान, तंबू, डंडा, बस्ता बांध के गए। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ 1000 साल तक फेथ कॉलोनियलिस्ट आए थे, वो इकोनॉमिक कॉलोनियलिस्ट से ज्यादा जिहादी कॉलोनियलिस्ट थे। हालांकि लूटा उन्होंने कम नहीं, ज्यादा ही नहीं, हाँ नहीं, जिहाद का जो ट्विन पर्पस, दोधारी तलवार थी, वो माल भी लूटती थी और वो हमें अपने कल्चर, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी से भी बेदखल करती थी। हमारी अस्मिता भी लूटती थी, हमारी पहचान लूटी थी। वो जो औपनिवेशिकता थी, वो जो कॉलोनियलिस्ट थे, वो यहीं जमकर बैठ गए। हमें उन्हें रवाना करना है। उन्हें जो जगह पसंद आए जाएं और हमें अपनी तक्षशिला चाहिए, हमें अपनी श्रद्धा चाहिए, हमें अपना हिंगलज चाहिए। आपके जहां सिंह आए आप जाएं, आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में मिलती है, खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, जाइए रहिए वहां। वैसे तो अफगानिस्तान भी उस लिहाज से इट वाज अ वेरी हिंदू सिविलाइजेशन। बिल्कुल, we need to start rolling back and we can start rolling back from Sindhu onwards. उसके बाद हम ऑक्सस तेरा भी देखेंगे, लेकिन पहले हमें अपना सिंध चाहिए, हमें अपनी सिंधु चाहिए। हमारे तो नेशनल एंथम में है सिंध और सब वहीं रह गया है। तो हम उन टर्म्स में रिएक्ट नहीं करेंगे कि हमारा ये पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है, मानो हम पार्टीशन के ऊपर लेजिटिमेसी मोहर लगा रहे हो, उसको वैध करा दे रहे हो। नहीं, हमें उसकी वैधता मंजूर नहीं है। हम अखंड भारत वाले लोग हैं। ये ज्योग्राफी का जो डिसरप्शन है, ये ज्योग्राफी का जो रप्चर है, ये एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है, ये एक घाव है, हमारे माथे पर है। हमने इसे दुरुस्त करना है। हमने अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की पुण्य भूमि को वापस लेना है। हम तो इस पिटीशन को स्वीकार नहीं करते। आपके होंगे आधे पौने एजेंडा कहीं लटके हुए, कहीं बचे हुए। हमारे लिए तो आप एजेंडा है, तो अखंड भारत, आर एजेंडा, नॉट द पार्टीशन इम्पोज्ड बाय यू। तो इन अदर वर्ड्स साफ-साफ कहना है। अखंड भारत, not just a Hindu Rashtra, but अखंड भारत. Absolutely. We have to reverse this accident of history. We have to reverse Hindu genocide. We have to reclaim our holy lands, our ancient lands, lands of our ancestors, lands of our culture. We have to reclaim that. We cannot rest unless we are reunited with those lost lands. And that the culture, that the indigenous identity of that land is restored. Today, there is an imposition of alien identity on this land, which is why there is so much suffering. उस पूरी ज्योग्राफी में एक आरोपित संस्कृति, एक हिंसक विकृत संस्कृति वहां पर थोप दी गई है। उसको धोना है, उसको वहां से निकाल बाहर करना है। वहां की मौलिक इंडिजिनस, वहां की अपनी संस्कृति, अपनी पहचान है, उसे वहां लौटना है। वरना इस देश में ही नहीं, इस पूरे महाद्वीप में ही नहीं, पूरी दुनिया में खलबली रहेगी, हिंसा रहेगी। और हमारा बंटवारा दुनिया की, मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक इवेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री of how many ever centuries and millennia. It cannot be forgotten or legitimized or, let's say, completed because it's unfinished yet. No, sir. अभी एक सवाल था, अस्शील इसी से जोड़ लेते हैं। अभी एक इससे पहले सवाल था, क्या अगर हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तो पाकिस्तानी का और टेरिटरी नहीं मांगे? That means they're thinking with their agenda in mind. उनको हक है डिसाइड करने का कि उनके क्या टर्म्स होंगे। हम तो कह रहे हैं तुम्हारी एक्जिस्टेंस इज इलेजिटिमेट. You're not a nation state. You're a launching pad for terror attacks globally. So there's no question of our saying हाँ ठीक है थोड़ा और टेरिटरी ले लो और हमें फिर मुक्त करो. No such question surface. और एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि आपको 8 बजे कुछ और करना है. तो let's take one or two more questions. Yeah. मेरा सवाल है, भारत का भविष्य क्या है? 1947 वाला हाल के हमारे देश में वापस फिर वो नेगेटिविटी, ये तो सवाल डिस्कस कर रहे हैं. आप भी पहुंच गए कि फिर होने वाला है. Prepare, प्रसाद राशि जी, prepare to reverse it. That's the message today. Rajkumar Singh, I would like to ask BJP why they are sending 5,000 trucks of aid to Afghanistan to help Afghani people via Pakistan. आप बताइए, ये बताइए, ये मूर्खता कहाँ की? कहाँ से वोट करते हैं ये मूर्ख प्रधानमंत्री? कौन इंजेक्शन देता है इनको? आप तालिबान को पुश कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? और इससे पहले we have sunk billions of dollars in Afghanistan
without claiming a stake in the processes of stabilizing Yes. that nation. हमको तो उसने नहीं दिया, उस तंबू में, उस मेज के इर्द गिर्द नहीं बैठने दिया जहां ये फैसला कर दिया गया था कि उस पूरे के पूरे मुल्क को तश्ते पे रख के सौंप देंगे तालिबान को। उस मुल्क में आप निवेश कर रहे थे, इस गरीब देश का पेड़ काटकर। नहीं, सड़कें बना रहे थे, अस्पताल बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, डेवलपमेंट पार्लियामेंट कर हाउस रहे थे, बना रहे थे, रेल चला पार्लियामेंट रहे हाउस बना थे, रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे और कोई रिटर्न नहीं। देयर इज नो और ऐसा रिटर्न। करते करते अपने लोग मरवा रहे थे, अपने मरवा रहे इंजीनियर्स मरवा रहे थे। ये मोदी जी को कहाँ से सूझती हैं ये मूर्ख बातें, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बातें? कौन एडवाइजर है सुशील जी का? मतलब पाकिस्तान भी हंसता है और तालिबान भी हंसता है कि हाँ, हमारे पास थैंक यू भी नहीं मिलता। जी, बल्कि धमकियां मिलती हैं, बिल्कुल। धमकियां मिलती हैं। इन देशों से आप कौन सी कृतज्ञता की अपेक्षा करते हैं? पाकिस्तान से आप कृतज्ञता की अपेक्षा करते हैं, तालिबान से आप कृतज्ञता की अपेक्षा करते हैं? हम खाम ख्याली में सोचते हैं कि हम जितने दरिया दिल होंगे, दुश्मन का उतना दिल जीतने की हमें गुंजाइश पैदा होगी। ये दिल जीतने की जो सनक है, इसने हमें कश्मीर में बर्बाद किया है। ये दिल जीतने की सनक हमें लुटा रही है पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान में। दिल हो तो जीएंगे, वहां तो ग्रेनाइट है एंड दैट टू ब्लैक वन। You see a DNA change. There is a whole science, neuroscience में कि how your ideas can change your DNA. तो इनकी जैसे कोई इस्लाम में परिवर्तित होता है या इवन क्रिश्चियनिटी, आई थिंक दे मेक श्योर योर डीएनए चेंजेस, इमोशनल डीएनए चेंजेस। और वहां दिल विल कोई नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है। वहां कुरान की आयतें लिखी हैं और वहां काफिरों का वध लिखा है, सतन से जुड़ा, और गवाह हिंद मिशन का हुक्मनामा है लिखा वहां पे, और कोई दिल में और कोई बात है नहीं। तो मोदी जी प्लीज जग जाइए, अब आपको नहीं, नफरत मिलने वाली है। इसमें मोदी जी अकेले नहीं है मधु जी, एक पूरा वैचारिक आंदोलन है जिसके शीर्ष से आज ये आवाज आती है कि हम सबका तो डीएनए एक ही है। उसके पेस से ये आवाज आती है कि हम सब हिंदू हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले, सिर्फ पूरा पद्धति बदली है। पर अपने अरे कोई पूर्वजों से नफरत करना सीख लिया है, हाँ, अपने पूर्वजों के मुंह पे थूकना सीख लिया है, अपने पूर्वजों के मंदिर को नष्ट करने में आनंद प्राप्त करना सीख लिया है। तो बिल्कुल। पूर्वज कैसे नहीं बदले, क्या नहीं बदला? नहीं, उनसे कोई कहे कि चाह कर अपने पूर्वज बदल सकता है क्या? मतलब पूर्वज बदलने की कोई गुंजाइश होती है? कैन यू गो बैक इन टाइम टू करेक्ट थिंग्स? यू कैन नॉट। तो जो बदल सकते थे उन्होंने बदल दिया, और जो नहीं बदल सकते उससे नफरत करते हैं, उसके साथ हिंसा करते हैं, बिल्कुल। उसको मानने और से वो मानना अस्वीकार करते हैं। तो और वो लेकिन भी हमको एक पखंड दिखाया जाता है, क्या करें? तो ये एक आध आदमी की गफलत या कमजोरी ना कहें, ये एक पूरा मानसिक प्रपंच है, हमारे शिखर पर कब्जा हुआ है। अगर सरकार 5 करोड़ छात्रवृत्तियां देती है, जिनमें से 80% मुसलमानों को है, 7.5% ईसाइयों को है और हिंदुओं को 4% ही नहीं है, ये सरकार का काम है। लेकिन एक संगठन जो हिंदू संगठित करने के नाम पर आज से 17 साल पहले प्रकाश में आया, वजूद में आया, आज अगर वो कहता है कि इस देश में सभी हिंदू हैं, जो ये कहता है कि उन्होंने अपनी पूजा पद्धति ही बदली है, केवल पूर्वज नहीं बदले हैं, तो वो हमको किस खामखाली में, किस, मैं क्या बताऊं, किस धोखे में, किस भ्रम में धकेल रहा है? वो हमें तैयारी करने की हिदायत दे रहा है, भैया कमर कस लो, आगे आने वाला टाइम परीक्षा का है, न जाने किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ना ही खुद तैयारी कर रहा है इस चुनौती से हम बचाएंगे कैसे, लेकिन अच्छा, हमें पल्लव भ्रम में जोशी धकेल कुछ रहा है। कह रहे हैं, इनका भी एक सवाल ले ले। अपने ही धर्म का अपमान, पल्लव जोशी कह रहे हैं, अपने धर्म का अपमान जानते हुए भी टोपी साध लिया पत्नी है, आज घर तक पहुंच गए हैं, फल वाला गैरेज वाला तक ठीक है, अब ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी से आईटी सेल्स और ओनरशिप तक पहुंच गए। डू यू मेक सेंस ऑफ दिस? No, this is creeping invasion, as they say in English. जैसे चाइना हमारे ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में, अरुणाचल में, सिक्किम के पास, उत्तराखंड में सलामी स्लाइसिंग करता है। थोड़ी थोड़ी भूमि धीरे धीरे क्रिप करके, फॉरवर्ड मूवमेंट करके, चौकियां आगे बढ़ा के, ऑब्जर्वेशन पोस्ट करके, अपने इंस्टॉलेशंस बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के घुस रहा है, घुसता चला जा रहा है, और प्रोब करता है, और कितना कुछ करेगा। और वो तो सीमा पर ये काम करें, क्योंकि हमने अपनी सीमा की फेंसिंग करी है पाकिस्तान के साथ, तो वो फेंस के इस तरफ आकर भीतर ये जो ट्रोजन हैं उसकी मदद से एक क्रीपिंग डेमोग्राफिक इन्वेजन कर रहा है, इकोनॉमिक इन्वेजन कर रहा है, एक सोशियोलॉजिकल इन्वेजन कर रहा है, एक पॉलिटिकल इन्वेजन कर रहा है। मीडिया में, एकेडमिया में इन लोगों ने एक एक करके वांटेज पोजीशंस हटा ली हैं। तो नैरेटिव की वॉर हो, इकोनॉमी की वॉर हो, ये वहां लड़ रहे हैं। ये हमको चोक पॉइंट्स पे आकर के
ट्रिपल कर देते हैं। जहां से दिल्ली जुड़ती है नोएडा के साथ, उस सड़क पे धरना देके बैठ जाएंगे, कीजिए क्या करेंगे। जहां इस मथुरा रोड से हम यूपी के साथ या हरियाणा के साथ जुड़ते हैं, फरीदाबाद के साथ, वहां एक चौक पॉइंट, उधर मंगोलपुरी में चौक पॉइंट है, बहादुरगढ़ रोड पर चौक पॉइंट है, दिल्ली को आने वाले हाईवे पर चौक पॉइंट्स हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन है वहां चौक पॉइंट हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं आपकी कैपिटल के, नेशनल कैपिटल के, आप देश भर में और कहा जो की है, चाहे आप इकोनॉमिक कैपिटल हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी कैपिटल हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, नेशनल हाईवे हो, ऐसी ऐसी लोकेशंस पर इन्होंने वल्नरेबल पॉइंट्स तैयार कर दिए हैं। तो ये एक सुनियोजित और स्टेटेड स्ट्रैटेजी है, ये बहुआयामी रणनीति है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। ये केवल सीमा पर आपको चुनौती मिल रही है। और अब इस सरकार ने जाने क्या किया मधु, आपको मालूम ही है कि मैं याद आऊंगा, इन्होंने यूपीएससी में उर्दू में आप परीक्षाएं लिखे हैं, पर्चे लिख सकते हैं और इस्लामिक स्टडीज जैसा एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब आप सोचिए कि उर्दू में लिखी हुई कॉपियां कौन जांचेगा और इस्लामिक स्टडीज जैसे पर्चे का एग्जामिनर कौन होगा। और फिर ये बहुत खुश होंगे, ताली बजाएंगे जब कश्मीर का कोई मुसलमान टॉप करेगा उर्दू में परीक्षा देकर और इस्लामिक स्टडीज को सब्जेक्ट बनाकर, जो कि करते आए हैं। स्पेशल पैसे भी तो दे रहे हैं, स्पेशल दे रहे हैं मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल सबैटिकल पर अमेरिका भेजते हैं, सबैटिकल पर अमेरिका भेजते हैं, लाखों रुपया इस देश के करदाता खर्च करके, और वो वहां से जाकर ट्वीट करता है कि इंडिया इज कमिंग रेपिसन। वो छोड़ो, पर यूपीएससी आप जिहाद का, सुशील जी, यूपीएससी जिहाद का एक भी हिस्सा है कि भारत सरकार भी, उनकी जिहाद फाउंडेशन तो कर ही रही है सिस्टमैटिकली यूपीएससी जिहाद, पर भारत सरकार भी पैसे देती है 1 लाख पर मुस्लिम कैंडिडेट, फ्री में कोचिंग करती है, फ्री में फ्री में कोचिंग कोचिंग कराती है, सिर्फ उन्हीं को, सिर्फ उन्हीं को, आप आपको बिल्कुल मुझे सही नहीं कह रहे देगी। तो ये एक, हम इसको रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं क्या? नहीं, हम अपनी आंखें फोड़ लेंगे लेकिन ये सच नहीं देखना चाहेंगे। हैं। भारत सरकार नहीं देखना चाहिए, आप और हम तो देखना कोशिश कर रहे हैं। मेरा और हमसे मेरा कहने का मतलब है कि collectively as a nation, as जी, our, as our establishment, as our government, as our policy structure, are we willing to acknowledge this challenge and do something about it? मैंने आज तक किसी think tank में, किसी strategy document में, किसी परिचर्चा में सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, डेमोग्राफी जैसे शब्द पर किसी का मुंह नहीं चलते देखा, किसी को बोलते नहीं देखा। आप कहेंगे कि चलिए सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, आप कहेंगे कि चलिए पुलिस को थोड़े और अच्छे हथियार दे दीजिए, आप कहेंगे कि चलिए यहाँ कुछ बैरिकेड लगा दिए, आप मतलब तरह की typically they want to beat us by 1,000 bleeding cuts and our response is 1,000. तो हर जगह एक बैंडेज, एक पट्टी, एक मरहम, इसका जुगाड़ कर रहे हैं। हम वो नहीं काटना चाहते जो हमको घाव दे रहे हैं। एक और बात याद दिला दूं आपको, इसी सिलसिले में लास्ट पॉइंट, मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में, यू रिमेंबर दैट परसुएडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट होम एंड हार्ट बटालियंस ऑफ द इंडियन आर्मी, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों को लाया जाए। और उस वक्त आर्गुमेंट थी कि अगर कुछ कश्मीरी मुस्लिम नौजवान होंगे होम एंड हार्ट बटालियंस के नाम से, तो उनको आर्मी अपनी लगेगी, बम नहीं फेंकेंगे। बट द प्लान वाज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट सबवर्जन फ्रॉम विदिन। आर्मी के अंदर घुस के आप सबवर्ट कीजिए आर्मी एक्शंस को। वुडंट यू एग्री? ये तो हर तरीका आजमाएंगे, क्यों नहीं? I don't have an open declared intention. उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने अपनी किताबों में, अपने कीद में, अपने तकरीरों में साफ साफ कहा है, हंस लिया है पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो साफ साफ कह रहे हैं अगर एक क्रिकेट का मैच पाकिस्तान से, ये आले इस्लाम की जीत है, छुपाते कोई सोच नहीं। तो ये तो हमारी मत मारी है ना। कश्मीर में कश्मीर में मधु की कहावत है, आज बाद हम इसका तो हुआ कि अपनी मुर्गी में ही अगर दोष नहीं होता तो पड़ोसियों के घर जाकर क्यों देते? तो इस पड़ोसी का हमारी मुर्गी वहां जाकर अंडे दे रही है। सुन लीजिए मोदी जी, आपके बारे में, आरएसएस के बारे में क्या कहा जा रहा है? आप पड़ोसियों के हमें अंडे से चुराने लग पड़े अपने ही बात में तो चलिए इस बहाने हंसे हम। हाँ, सही बताता है क्या करें, क्या करें, कभी कभी हंसना भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मुद्दत हो जाती है मुझे खुद से, जब बात खोलो तो रोने वाली बात है, टीवी खोलो तो रोने वाली बात है, नेता की स्पीच सुनो तो रोने वाली बात है।
खैर, thank you for taking up time. You've made wind up now. We've agreed on 3 points. अगर हमें भारत की जनता को मैनिफेस्टो बनाना हो और हमें कोई वो नेतृत्व मिले तो उसमें 3 पॉइंट्स टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे. Number 1, complete and total transfer of population. Number 2, अखंड भारत, reclaiming all our lost sacred lands. And Yes. number 3, वो हिंदू राष्ट्र होगा and घोषित हिंदू राष्ट्र होना चाहिए. Would you not agree that? Absolutely. This nation belongs to its indigenous identity. Indigenous identity. Identity that belongs to the land here. And we have enough variety in this land itself, not to look for more from elsewhere in order to get the certificate of pluralism. So thank you. We are Yeah, happy and with all nobody the expects for it anyway. Yes. इन्हीं के किसी देना भी Absolutely. नहीं है सर्टिफिकेट और उस हाँ सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू भी नहीं है. हाँ, जितना मर्जी हम उसकी भीख मांगते रहें, उसकी कोई मार्केट बिल्कुल. वैल्यू नहीं है और हम ही सिर्फ इकलौते हैं जो उसकी भीख का कटोरा लेके उस सर्टिफिकेशन की हमारी सरकार मोहताज बनी है. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. Sorry for the inconvenience. We had to change the timing at short notice, but to my mind, this conversation with Sushil Pandit was extremely useful. कम से कम क्लैरिटी तो हुई आपके और मेरे बीच में और बहुत और जुड़ेंगे या उनकी भी शायद क्लैरिटी है. तो इन 3 पॉइंट्स पे अब हमें काम करना है खुल के डंके की चोट पे. थैंक यू सुशील जी एंड गुड नाइट. बहुत-बहुत धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार. फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब सपोर्ट टू मानुषी चैनल. आपका सहयोग बहुत जरूरी है. जब मैं बार-बार आपको याद दिलाती हूँ वी आर फ्लेजलिंग चैनल. अभी तो इन्फेंसी है तो आपकी सपोर्ट सहयोग की बहुत जरूरत है. प्लीज हेल्प अस ग्रो. इसको अडल्ट ले जाने का आप ही का काम है. Beta channel that we started about 8 weeks ago. So kindly do lend your support और हमें जरूर अपने फीडबैक भेजते रहेगा. मैं हर मेल का जवाब स्वयं देती हूँ. ये मेरा ईमेल आईडी है editor@manushi-india.org. Send us your suggestions for improvement. Send us your feedback so that we can tune it better to your requirements. इन शब्दों के साथ एक बार फिर जय हिंद, शुभ रात्रि.